Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the fifth video of solution. In this video, we are going to discuss about the colligative properties. So first of all, we should have the idea what does the colligative properties means. So colligative properties are those properties which are completely depend upon the number of solid particle or not on the nature of solid particle. Let's discuss the colligative properties. So first of all, colligative properties. देखिए होता क्या है, अगर आपके पास तीन बीकर रखे हुए हैं और तीनों के अंदर वाटर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? वाटर। सो मैंने इसके अंदर बीकर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बीकर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, बीकर नंबर सेकंड के अंदर मैं शुगर ऐड कर रहा हूं एंड बीकर नंबर थर्ड के अंदर मैं कुछ भी मान लीजिए अल्कोहल ऐड कर रहा हूं। अल्कोहल नहीं, डिस्प्रिन यूज कर लेते हैं, डिस्प्रिन एक मेडिसिन यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैं सॉल्ट डाल रहा हूं तो ये पानी जो है नमकीन होने वाला है, जो शुगर की वजह से पानी मीठा होने वाला है और डिस्प्रिन की वजह से ये पानी कड़वा होने वाला है। सो अलग अलग पानी का टेस्ट है, अलग अलग। लेकिन अगर तीनों की बात की जाए तो तीनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी आएगी। कॉमन प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और अगर मैं और सॉल्ट ऐड कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और शुगर ऐड कर दूं तो भी बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और डिस्प्रिन डाल दूं तो भी बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ा रहा हूं तो क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं कंपोनेंट की, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ रहा है। सो ऐसी प्रॉपर्टीज विच आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर नॉट ऑन द नेचर, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, सो दीज आर those properties of solution which are completely depends upon the number of solute particle not on the nature of solute particle. Solute particles जो कि, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं these are those properties of the solution which are completely depend upon the number of solute particle. किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटे चार तरह की होती हैं। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ फोर टाइप। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती है? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स स्टडी दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन बाय वन। तो शो करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से।
सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या। मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है जी, और इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में वो P0A था। क्या था? P0A। क्यों था? क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है दिस इज A, प्योर सॉल्वेंट A। सो मैं लिख सकता हूं लेट अ प्योर सॉल्वेंट A has vapor pressure that is P0. Let a pure solvent A has vapor pressure P0A. अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स नहीं बन सकते। सो मैंने एक B नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। सो नाउ वी ऐड a non-volatile solute B in pure solvent A. मैंने प्योर सॉल्वेंट A के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया। अच्छा, अब जैसे मैंने B ऐड किया तो होगा क्या? इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ना एक प्योर सॉल्वेंट A था, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा ऊपर की तरफ, जो पार्टिकल्स है ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब जैसे ही मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, जैसे ही मैं यहां कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का काम होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का काम ये होगा कि खुद के तो वेपर प्रेशर नहीं बन रहे हैं, खुद तो ऊपर की तरफ नहीं मूव कर रहा है, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के वेपर्स बन रहे हैं उनको और रोकेगा। मान लीजिए ये हाथ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स है और जो नीचे ये वाला पोर्शन है ये वॉलेटाइल है, तो ये पार्टिकल्स ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन ये पार्टिकल खुद तो ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे पार्टिकल को रोक रहा है, तो वेपर प्रेशर के अंदर कुछ चेंज आएगा। सो जैसे ही शुरुआत में वेपर प्रेशर P0A था, जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया तो मेरे पास एक नया वेपर प्रेशर आएगा जिसको हम TS बोलते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ vapor pressure of solution that is equal to PS, and PS is equal to PA plus PB, हम जानते हैं। और रॉल्स लॉ बताता है PA is equal to P0A XA while P0B is equal to P0B XB, but as B is non-volatile, it has no vapor pressure, इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। अगर इसका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा तो दैट मींस P0B is equal to 0। सो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? PS is equal to P0A XA। यहां तक आपको बात समझ में? अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो मैं अब एक बात जानना चाहता हूं कि शुरुआत में वेपर प्रेशर ज्यादा था या बाद में वेपर प्रेशर ज्यादा है? वेरी ऑब्वियस है कि शुरुआत में वेपर प्रेशर ज्यादा था, बाद में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जिसने खुद के तो वेपर प्रेशर नहीं बने, जो दूसरे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे उसको और कम कर दिया, उसको रोक रहा है वो। सो हम ऐसा कह सकते हैं नाउ चेंज इन वेपर प्रेशर that is equal to del PS, change in vapor pressure of solution। चेंज कितना आया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में? तो शुरुआत में P0A था, बाद में कितना हो गया जी? P0A। इसको मैं लिख सकता हूं PS, तो मैं इस वजह से भी लिख सकता हूं P0A minus P0A XA। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसमें से P0A कॉमन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सो P0A is equal to 1 minus XA, एंड 1 minus XA क्या होता है बेटे? 1 minus XA होता है XB। सो del PS is equal to P0A XB। अगर इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं
अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो डेल पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो डेल पी एस था वो क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस, सो पी नॉट ए माइनस पी एस is upon में P naught A is equal to mole fraction of solute. Here, this is called the relative lowering in vapor pressure. This is called the relative lowering in vapor pressure. Why it is considered as a relative lowering in vapor pressure? क्योंकि relative to original state vapor pressure क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, relatively डिक्रीज हुआ है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं lowering, lower नीचे की तरफ गया है. So initial के comparison में relative हुआ है lower. So relative lowering in vapor pressure, and that is completely dependent upon the mole fraction of solute. And mole fraction of solute is a number. Mole fraction of solute is a number. Hence, relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. So P naught A minus Ps upon P naught A is equal to mole fraction of solute. So this is all about the relative lowering in vapor pressure. I hope आपको समझ में आ गया होगा. तो आप लिख लीजिए इसको, समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं. जानना सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि शुरुआत में वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट ए, बाद में कितना हो गया, Ps, इनिशियली P नॉट ए, एंड दैट इज डायरेक्ट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास. ऐसे इसमें गिवन मास बाय मोलर मास. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर. इसमें आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी होंगी. इस तरह से आपका जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओवर होता है. So this is all about the relative loading in vapor pressure. चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. चलिए शुरू करते हैं. एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से लास्ट टाइम शुरू हुई थी कि मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है A, प्योर सॉल्वेंट A, और इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है T नॉट B. सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट अ प्योर सॉल्वेंट A हैज बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू T नॉट B. इनिशियली जो मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट A था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T नॉट B. अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. नाउ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B इज एडेड. अब मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया. अब जैसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो खुद के तो वेपर्स नहीं बन रहे, दूसरे के और वेपर्स नहीं बनने देगा. और जब दूसरे के वेपर्स नहीं बनने देगा, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. जो वेपर प्रेशर है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है. तो अब जो ये वेपर प्रेशर है वो नहीं बन पाएंगे. तो जो मेरे पास मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी देने का मतलब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर अब मेरी तरफ कम हो गया. वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. क्यों, क्योंकि खुद के वेपर्स नहीं बन रहे, दूसरे के वेपर प्रेशर को रोक रहा है. तो जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. सो नाउ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B इज एडेड. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू TB. प्योर स्टेट में है सॉल्वेंट तो T नॉट B, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है दैट इज T. अब मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था या अब ज्यादा है,
वेरी ऑब्वियस, शुरुआत में एक कंपोनेंट था, अब दो कंपोनेंट्स हैं। शुरुआत में सिर्फ वॉलेटाइल था, अब नॉन वॉलेटाइल में। नॉन वॉलेटाइल ने क्या करा, वेपर प्रेशर को कम कर दिया। और बॉइलिंग का मतलब होता है कि जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि एलिवेशन होगा इन टेम्परेचर, जिसको हम बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये वाला बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू डेल टीबी। सो डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। इतना होने के बाद मैं आपको एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं, और आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है। वी नो बाय एक्सपेरिमेंट, we know by experiment del TB is directly proportional to molality. Del TB is directly proportional to molality. This is your molality. ठीक है जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम एब्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज Kb. दिस इज योर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए अब डेल टीवी के लिए क्या है, डेल टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। अगर ध्यान से देखें मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी जो है एक नंबर है, क्या है, नंबर जो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सो जो चेंज आ रहा है, जो एलिवेशन हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो डेल टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपको वैल्यूज डालनी होगी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट इज फॉर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटे, शुरुआत ऐसे होती है कि आपके पास फिर से एक प्योर सॉल्वेंट है A, आपके पास एक शुरुआत में एक प्योर सॉल्वेंट है A जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है T0 F है। लेट अ प्योर सॉल्वेंट A हैज फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू T0 F। शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, T0 F है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड करेंगे। नाउ अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B इज एड। हमने क्या करा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड कर दिया। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, पहले हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट था, अब दो कंपोनेंट है। शुरुआत में एक कंपोनेंट को फ्रीज करना पड़ रहा था, अब दो कंपोनेंट को फ्रीज करना पड़ेगा। और दो कंपोनेंट को फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डाउन करने को ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। टेम्परेचर डाउन करने को क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, नाउ न्यू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF। शुरुआत में कितना था, T0 F था, अब कितना हो गया, TF। तो शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, यानी टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर कम क्यों हुआ, क्योंकि पहले एक कंपोनेंट को फ्रीज करना पड़ रहा था, अब दो कंपोनेंट, और दो कंपोनेंट को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर डाउन करने को ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सो कितना चेंज आया मेरे पास, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन
freezing point, that is equal to change in freezing point del TB। तो हमारे पास जो del TF सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट TF del TF इज इक्वल टू बाद में वाला ज्यादा था फ्रीजिंग शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था del TF माइनस TF। यहां तक हम बात सीख चुके हैं, इससे आगे की बात इसमें एक छोटी सी बात जैसे हमने पहले करी है, we know by experiment del TF is directly proportional to molality। पहले भी मोलैलिटी था, आज भी मोलैलिटी है। सो del TF is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन पटाएंगे, कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड KF। KF मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मोलैलिटी को आप ओपन कर सकते हैं, del TF इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वैल्यूज डालनी होंगी, क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर कोई रह जाता है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आपको दो ग्राफ बताने वाला हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। देखिए सबसे पहले ग्राफ शुरू करते हैं। ग्राफ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर है। आपके पास दो लाइन गिवन है, आपको दो लाइन गिवन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से एक लाइन सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। सो कौन सी लाइन सॉल्वेंट के लिए होगी और कौन सी लाइन सॉल्यूशन के लिए? अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सोचें तो वेपर प्रेशर जो हुआ करता था, ये लाइन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। सो जो ये लाइन है इसमें एक ऊपर लाइन है और एक नीचे लाइन है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होता है? सॉल्वेंट का। सो ये जो ये वाली लाइन है ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी और ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। सॉरी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके बॉइलिंग पॉइंट के लिए जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे टेम्परेचर है आपका। सो दिस पॉइंट इज योर बॉइलिंग पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब प्योर स्टेट में T नॉट B। अगर मैं ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ दैट इज TB, दैट इज TB। सो इन दोनों का जो चेंज होगा दैट इज डेल TB। तो डेल TB क्या होना चाहिए? डेल TB इज इक्वल टू ग्रेटर माइनस TB माइनस T नॉट B। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह का ग्राफ होगा आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है आपका, जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम बनेगा। यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर है नीचे। एक्सिस एक्सिस में आपका टेम्परेचर है एंड वाई एक्सिस में आपका वेपर प्रेशर है। दो लाइंस ड्रॉ कर दी है मैंने। जो अपर वाली लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी। लोअर लाइन रिप्रेजेंट करेगी सॉल्यूशन को। अगर दोनों की बात की जाए तो जो ये है सॉल्वेंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट भी फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सॉल्वेंट के लिए यानी कि प्योर स्टेट में दैट इज T नॉट F एंड दिस इज योर TF। और जिन दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज डेल TF। सो डेल TF इज इक्वल टू
is equal to T naught F minus TF. So this graph is for the depression in freezing point. I hope आपको सारा क्लियर हो रहा होगा. चलिए अब नेक्स्ट शो करते हैं. नेक्स्ट लास्ट qualitative property, that is osmotic pressure. But before we know the atmospheric osmotic pressure, we should know the osmosis. देखिए होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एक बैग है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये आपके पास बैग के अंदर सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन बोले तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और बाहर सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट है. बाहर सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट है, अंदर क्या है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो हमारे पास एक ऑस्मोसिस होता है. क्या होता है? ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है the movement of solvent into the solution. This process is called the osmosis, or this phenomenon is called the osmosis. तो osmosis का मतलब है the phenomenon of movement of solvent into solution through semi permeable membrane is called osmosis. और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सॉल्वेंट होता है उसके पास, उनके पार्टिकल्स के पास मूवमेंट ज्यादा होता है. मूवमेंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो एक वॉलेटाइल है, उसके पार्टिकल तेजी से मूव कर सकते हैं. वाइल जो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, इसके अंदर जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ये खुद तो मूव नहीं कर रहे, इसके पार्टिकल्स, खुद के पार्टिकल और दूसरे के पार्टिकल्स को भी रोक रहा है, तो उसकी स्पीड को कम कर रहा है, उसके प्रेशर को कम कर रहा है. और उसके प्रेशर को कम करने की वजह से क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल तो यहाँ से जो बाहर से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्वेंट में नहीं जा सकते. लेकिन अगर मैं किसी भी रीजन से, किसी भी प्रोसेस से कोई भी एक प्रोसेस करके इस सॉल्यूशन पे ही प्रेशर लगाना शुरू कर दूं, तो मेरे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर आएगा उसकी वजह से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगना शुरू होगा तो जो सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा. और भी ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो सॉल्वेंट है, वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा. तो जो ऑस्मोसिस है उल्टा हो जाएगा, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. आरओ, जो आपके घर में आरओ लगे होते हैं, वो इसी प्रोसेस पे काम करते हैं, इसी फिनोमिनन पे काम करते हैं. सो कुछ ऐसा प्रेशर लगा दिया जाए so that no solvent particles can enter into the solution. That pressure is called the osmotic pressure. So osmotic pressure की definition क्या होगी? Osmotic pressure, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई से, the pressure applied on the solution in such a manner that no solvent particles can enter into the solution through semi permeable membrane. The pressure is called osmotic pressure. Osmotic pressure represented by pi. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से. और हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई इज इक्वल टू CRT. C आप जानते हैं, दैट इज मोलरिटी, R is your gas constant and T is your temperature. So this is all about the osmotic pressure.
सो इस वीडियो में मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर सॉलिड पार्टिकल नॉट ऑन। सो देखिए यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी है वो अपने आप एक नंबर है। गैस कांस्टेंट अपने आप एक नंबर है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सो दिस इज आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर नॉट ऑन द नेचर, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।